नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल क्लियर योर कॉन्सेप्ट और मैं हूं मुकेश मार्शन। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, सोशल साइंस की तैयारी करने वाले हाई स्कूल के परीक्षार्थी, उनके लिए मैं आज लाया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि अक्सर प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षा के पेपर में पूछा जाता है। वो है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी एकीकरण के टॉपिक से अतिलक उत्तरीय, बहुविकल्पी या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं टॉपिक लाया हूं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जो आप जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर मुझे चैनल जुड़ेंगे तो मैंने ढेर सारे वीडियोस बनाए हैं आपके सोशल साइंस की तैयारी के लिए, तो आप उसका लाभ उठाएं और परीक्षा में अधिक से अधिक अंक पाएँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो जर्मनी का एकीकरण। दोस्तों, मैंने आपके लिए एक बहुत ही संक्षिप्त एवं सारगर्भित नोट्स तैयार किया है जिसमें जर्मनी के एकीकरण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों का मैंने उल्लेख किया है। इसलिए यदि आप तो पहले से समझें और फिर इसे याद करके अपने बोर्ड एग्जाम लिखें ताकि आपको अधिक से अधिक अंक मिले। तो शुरू करते हैं जर्मनी का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। 18वीं शताब्दी में संपूर्ण यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का विकास तेजी से हो रहा था। फ्रांसीसी क्रांति से पहले जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हमने पढ़ा। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और फ्रांसीसी क्रांति जो हुई वह राष्ट्रवाद के उभार का ही परिणाम थी। इसलिए राष्ट्रवाद का जो उभार पूरे यूरोप में हो रहा था। और फ्रांसीसी क्रांति से पहले जो जर्मनी था वो कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। और जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रवाद का जो चरम परिणति थी वो अलग अलग जो छोटे छोटे राज्य थे उनका एकीकरण, जिसमें हमने पढ़ा इटली का एकीकरण और अब जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे। तो 300 छोटे छोटे राज्यों में वो बटा हुआ था, जिसे नेपोलियन ने 39 राज्यों का एक संघ बना दिया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस का सम्राट बना 1804 में नेपोलियन, और नेपोलियन ने अपने युद्धों के द्वारा पूरे यूरोप का नक्शा बदल दिया, पूरी व्यवस्था उसने बदल दी और राष्ट्रवाद की भावना पूरे यूरोप में फैलाई। तो ऐसे में जो 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था जर्मनी, उसके छोटे छोटे राज्यों को उसने 39 राज्यों में बदल दिया, जिसे उसने राइन संघ कहा। राइन संघ क्यों? क्योंकि जर्मनी की प्रमुख जो नदी है उसका नाम है राइन। तो उस नदी के नाम पर उन 39 जो छोटे राज्य थे जो उसने बंटवारे किए, प्रशासनिक बंटवारे, उन संघों का नाम उसने राइन संघ रखा। अब वियना कांग्रेस ने राइन संघ को एक शक्तिहीन संघ राज्य के रूप में ऑस्ट्रिया के प्रभाव में रख दिया। अब जैसे ही नेपोलियन का पतन होता है 1815 में, आपने पढ़ा होगा कि फिर वियना कांग्रेस होती है, जिस ऑस्ट्रिया के जो चांसलर था मेटरनिक, उसने वियना कांग्रेस बुलाई और जितने भी परिवर्तन किए थे नेपोलियन ने अपने युद्धों के द्वारा या अपने प्रशासनिक परिवर्तन किए थे, उसको जो इतने भी पुराने राज्य थे जिसका नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, राजशाहियों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था नेपोलियन ने, उसको फिर से स्थापना करने के लिए वियना कांग्रेस हुई थी। तो उस वियना कांग्रेस ने राइन संघ को रहने तो दिया, लेकिन उसे एक शक्तिहीन संघ के रूप में स्थापित कर दिया। वहाँ कोई राजा नहीं बनाया, ढीला ढाला, और उसे ऑस्ट्रिया के प्रभाव में रख दिया था। वियना कांग्रेस यह नहीं चाहती थी कि जर्मनी का एकीकरण हो। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मेटरनिक था, वो राजतंत्र का बड़ा समर्थक था और वो चाहता था कि छोटे छोटे राज्यों में बटे रहे, अलग अलग जो वो वंश हैं वहाँ पर कायम हों, वो शासन करें और राष्ट्रवाद या एकीकरण की ऐसी कोई भी काम न हो। अब वियना कांग्रेस के बाद जर्मनी मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ था। भौगोलिक दृष्टि से 3 बड़े बड़े भाग थे, उत्तरी भाग, मध्य भाग और दक्षिणी भाग। तो उत्तरी भाग में जो बड़े बड़े राज्य थे उनमें था प्रसा, सैक्सनी, हनोवर, फ्रैंकफर्ट राज्य आते थे। जो उत्तरी जर्मनी था उसमें 4 प्रमुख
राज्य आते थे, जिसमें प्रसा सबसे शक्तिशाली राज्य था। मध्य भाग में राइनलैंड आता था। राइनलैंड वही 39 राज्यों का एक संघ था राइनलैंड। और दक्षिण भाग में बावेरिया, गोटेनबर्ग आदि राज्य आते थे। अब हम जर्मनी के एकीकरण की बात करेंगे, जो कि वियना कांग्रेस के बाद 1830 के बाद से शुरू होता है। वहाँ की जनता, चूँकि जर्मनी के एकीकरण और इटली का एकीकरण लगभग समानांतर चलता है, दोनों ही देश की जनता एक दूसरे के संघर्षों से प्रभावित हो रही थी। लेकिन इटली का एकीकरण पहले शुरू हुआ था, तो इटली के एकीकरण की जो प्रक्रिया चल रही थी उससे जर्मनी की भी जो जनता थी प्रभावित थी, वो भी एकीकरण चाहती थी। तो वहाँ की जनता ने जो है अपने यहाँ आंदोलन शुरू कर दिए थे। जर्मनी के एकीकरण में कई सारे कारकों ने अपनी भूमिका निभाई। अब यानी वहाँ भी जो प्रक्रिया थी एकीकरण की शुरू हो गई वैचारिक रूप। सबसे पहले क्या था, विचार रूप में जो प्रक्रिया थी उसको शुरू किया था जेना विश्वविद्यालय के छात्रों ने। वहाँ के विश्वविद्यालय है जर्मनी का जेना विश्वविद्यालय, उन्होंने मैटरनिक के जो कार्य थे उसके वो प्रबल विरोधी थे और राष्ट्रवाद को स्थापित करना चाहते थे, एकीकरण चाहते थे वो। और साथ ही साथ विश्वविद्यालय छात्रों के अलावा हीगल और नोबलिस महान विद्वान थे। उन्होंने अपने भाषणों के द्वारा, अपने लेखनी के द्वारा जनता में एकता और एकीकरण की भावना को बढ़ावा दिया। साथ ही साथ आर्थिक कारकों में जालवरीन, जो एक प्रकार का सीमा शुल्क संघ था, जालवरीन बनाया था नेपोलियन ने, सीमा शुल्क संगठन था, ने आर्थिक एकता की अनुभूति कराई। जालवरीन जो संघ था उसके जो बड़े बड़े उद्योगपति व्यवसायी थे, उन्होंने तय किया कि हम आपस में जो सीमा शुल्क है उसे समाप्त कर दें, तो इससे हमारा व्यापार बढ़ेगा। और ऐसा ही हुआ, जिसके कारण जब व्यापार बढ़ा, लोगों को उसमें रोजगार मिले, खुशहाली आई, तो उन्होंने एक प्रकार से एकता की, जो आर्थिक एकता थी उसकी अनुभूति हुई। अब ये तो आर्थिक और वैचारिक बात थी। फिर जिस प्रकार इटली का एकीकरण पीडमांट राज्य के अधीन हुआ, अब ये तो वैचारिक चीज़ें थी, लेकिन अब राजनीतिक तरीके से ही ऐसी चीज़ें घटती हैं, तो लोगों ने उसका अनुसरण किया। इटली के एकीकरण जिस प्रकार पीडमांट राज्य के अधीन हुआ, उसी प्रकार जर्मनी की जनता ने एकीकरण का कार्य प्रसा राज्य के नेतृत्व में करने का निश्चय किया। आपने पढ़ा होगा, इटली के एकीकरण सार्डिनिया पीडमांट राज्य के अधीन हुआ था। उसी प्रकार से जर्मनी के एकीकरण भी प्रसा, वहाँ का सबसे शक्तिशाली जो राज्य था, उसके अधीन हुआ। और जिस प्रकार से काबुल ने प्रमुख भूमिका निभाई इटली के एकीकरण में, उसी प्रकार से प्रसा के चांसलर बिस्मार्क, ऑटो वॉन बिस्मार्क ने भी जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो लगभग मिलता जुलता है एकीकरण इटली और जर्मनी का। अभी तो आपने वैचारिक और आर्थिक देखा, आगे है, परंतु जर्मनी के एकीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारक बिस्मार्क था। इन सबसे महत्वपूर्ण, जिसने सारी परिस्थितियों को समेटा, जोड़ा और पूरी जनता को खड़ा किया, पूरी अपनी कूटनीति के द्वारा, अपने जर्मनी के एकीकरण जो बड़ा पक्षधर था, उसने अपने नीतियों से वो कर दिखाया। तो बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क प्रसा का चांसलर था। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैंने अंडरलाइन कर दी हैं। ये चीज़ें अक्सर बहुविकल्पी प्रश्न के तौर पर पूछी जाती हैं कि बिस्मार्क कहाँ का था, तो प्रसा का चांसलर था। आगे जैसे कि अब राइनलैंड, राइन संघ जो बड़े बड़े राज्य थे वो कौन थे, तो उसके लौह एवं रक्त की नीति, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है बहुविकल्पी प्रश्न के तौर पर कि लौह एवं रक्त की नीति किसकी है, तो उसके जो समर्थक थे, समर्थक नहीं, उसके संस्थापक कौन था, उसका परिपालक था बिस्मार्क की नीति थी लौह एवं रक्त की नीति। तो इसकी जो नीति थी लौह एवं रक्त की नीति ने जर्मनी का एकीकरण संभव बनाया। अब जो जर्मनी खंड खंड में बटा हुआ था, कई टुकड़ों में बटा हुआ था, उसको एक करने की जो प्रमुख, अगर कहा जाए कि किस नीति के आधार पर जर्मनी एकीकरण हुआ, तो वो था लौह एवं रक्त की नीति थी, जिसका सूत्रधार था ऑटो वॉन बिस्मार्क। बिस्मार्क का यह विश्वास था कि जर्मनी का एकीकरण सेना व शस्त्र द्वारा ही किया जा सकता है।
यानी जिस प्रकार से आम जनता आंदोलन कर रही है या वैचारिक आंदोलन चलाए जा रहे हैं, किताबें लिखी जा रही हैं, विद्वान बोले अपनी बातें कह रही हैं, आर्थिक क्रियाएं चल रही हैं, तो उसका मानना था ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन जर्मनी के एकीकरण तभी होगा किसके द्वारा? सेना एवं शस्त्र के द्वारा। इसी को कहते हैं लौह एवं रक्त की नीति। जर्मनी के एकीकरण का पहला चरण डेनमार्क के साथ हुए युद्ध से शुरू हुआ। अब हम जर्मनी का एकीकरण देखते हैं। ये शुरुआत का पहला चरण क्या था? डेनमार्क के साथ युद्ध। जर्मन बोलने वाले होल्स्टीन तथा स्लेस्विग राज्यों पर, ये यहाँ की जनता जर्मन बोलती थी, लेकिन ये जर्मनी के हिस्से नहीं थे, बल्कि ये इन पर कब्जा था, डेनमार्क का इस पर प्रभाव था और डेनमार्क ने जो है इस पर अधिकार कर लिया। बोलने वाले राज्यों पर डेनमार्क के अधिकार कर लेने पर बिस्मार्क ने डेनमार्क पर हमला कर दिया। अब जैसे ही डेनमार्क ने स्लेस्विग और होल्स्टीन पर कब्जा किया, जर्मनी की जनता ने, प्रसा की जनता ने विरोध करना शुरू कर दिया, आंदोलन करना शुरू कर दिया कि भाई ये हमारे देश के लोगों को डेनमार्क जो है वो, डेनमार्क में अच्छा डेन है, वहाँ की अलग अलग संस्कृति है, वो हम पे कब्जा कर रहे हैं। अब ऐसा मौका मिला बिस्मार्क को और उसने जो है हमला कर दिया डेनमार्क पर और हमला कर दोनों राज्यों को जीत लिया। यानी पहला चरण शुरू हुआ। पहले जो दो राज्य जर्मनी के एकीकरण के लिए मिलाए गए वो थे होल्स्टीन एवं स्लेस्विग, जिसे डेनमार्क से जीता किसने? बिस्मार्क ने। बिस्मार्क की सेना यानी प्रसा ने जीता। फ्रांस से कूटनीतिक समझौता करने के बाद अब जो है राइन संघ की बारी आती है। राइन संघ पर पूरा का पूरा प्रभाव किसका था? राइन संघ पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। यानी राइन संघ को जर्मनी प्रसा में मिलाने के लिए उसे ऑस्ट्रिया को हराना था। किसे? बिस्मार्क को। अब उसने कूटनीति करनी शुरू की और फ्रांस से कूटनीतिक समझौता करने के बाद बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ 1866 में युद्ध की घोषणा कर दी। राइन संघ जिस पर ऑस्ट्रिया कब्जा था, अब ऑस्ट्रिया बड़ी ताकत थी, उसको हराना आसान काम नहीं था, तो उसके लिए उसने फ्रांस को अपने मिलाया। इटली पहले से ही ऑस्ट्रिया से लड़ रहा था अपने एकीकरण के लिए, तो ऐसे में फ्रांस पे जब अपने मिला लिया, फ्रांस को कहा कि आप तटस्थ रहिए, आप किसी का साथ नहीं देंगे। फ्रांस का जो राजा था नेपोलियन तृतीय, वो मान गया इस बात को और जब मान गया तो समझौता हो गया। तो 1866 में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, जिसमें ऑस्ट्रिया पराजित हुआ और राइनलैंड भी जर्मनी में शामिल हो गया। दूसरा चरण क्या हुआ? राइनलैंड को जर्मनी में मिलाना। ऑस्ट्रिया को हरा करके बिस्मार्क ने यह काम पूरा किया। अब सिर्फ दक्षिणी भाग का एकीकरण शेष रह गया, जिस पर फ्रांस का प्रभाव था। अब जैसा कि आपने देखा कि 3 बड़े बड़े खंड थे, तीनों ही पर अलग अलग विदेशी राज्यों या पड़ोसी देशों का कब्जा था। तो दक्षिणी जो भाग था, जिसमें बावेरिया, गुटेनबर्ग राज्य और छोटे छोटे राज्य आते थे, उस पर फ्रांस का प्रभुत्व था। अब उसे भी लेने के लिए उसने दांत पे चलना शुरू कर दिया और अंततः 1 सितंबर 1870 को फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध छिड़ गया। जैसे मौका मिला बिस्मार्क को, उसने जो है फ्रांस के खिलाफ 1870 में युद्ध छिड़ दिया। सेडान के युद्ध में, सेडान एक मैदान था, वहाँ पर युद्ध हुआ और उसमें फ्रांस की हार हुई। यहाँ तक कि फ्रांस का जो आखिरी वहाँ से राजतंत्र समाप्त हो गया और इस प्रकार संपूर्ण जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। यानी 3 चरणों में जर्मनी का एकीकरण होता है। पहला डेनमार्क से युद्ध, दूसरा ऑस्ट्रिया से और तीसरा फ्रांस को हरा करके बिस्मार्क ने पूरे जर्मनी का एकीकरण किया और वो प्रसा के झंडे तले जर्मनी का एकीकरण कार्य पूरा हुआ। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, आप इससे समझिए और अपने परीक्षा में लिखिए, आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो नोट्स है पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को आप शेयर करिए। तो मिलते हैं आपके साथ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।